राष्ट्रवाद के इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के 2 पार्ट वीडियो को देख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमने लुईस लावा जुलाई 1830 की क्रांति और कुछ कुछ बातों को पढ़ा था, और ये हमारा पार्ट 3 है और इसमें हमारा यूरोप का राष्ट्रवाद चैप्टर पूरी तरीके से अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम क्विक रिविजन कर लेते हैं पिछले 2 पार्ट के वीडियो का। जी हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया था कि राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ आया था, तो भाई यूरोप में आया था। और यूरोप में किस देश में आया था, तो फ्रांस देश में आया था। जी हाँ, फ्रांस देश में सबसे पहले कहाँ आया था, राष्ट्रवाद आया था। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा व प्रेम बनाए रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, हम क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ रखा था, ठीक ना। और मैं आपको बता दूं, यूरोप महादेश में कितने देश आते हैं, तो 44 देश आते हैं। जी हाँ, यूरोप महादेश में 44 देश आते हैं। और सबसे पहले राष्ट्रवाद आया फ्रांस में। जी हाँ, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई। कब हुई, 1789 में हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फिर 1793 में वहाँ का राजा लुईस लावा को फांसी की सजा सुना दी गई। और 1804 में कौन बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बनता है। और उसी ने नेपोलियन कोड भी उसी वर्ष वो लागू किया। जी हाँ, नेपोलियन कोड, जिसको हम नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, नागरिक संहिता भी कहते हैं। 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। जी हाँ, 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। किनके किनके और बीच, नेपोलियन और 4 देशों के बीच, 4-5 देश, जिसमें हमारे ब्रिटेन, रूस, हंगरी, ऑस्ट्रिया, प्रशा, ये सब थे। ये सभी मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है और 1821 में उसे कहाँ भेज दिया जाता है, तो सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया जाता है, जहाँ उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ इसके बाद वहाँ का क्या होता है, 1815 में वियना कांग्रेस होता है। क्या होता है, वियना कांग्रेस होता है, एक सम्मेलन होता है। जी हाँ, जिस पर उसका उद्देश्य होता है कि उसमें कुछ मीटिंग होंगे, क्योंकि युद्ध के बाद निर्णय लिए जाते हैं। तो उसमें 4 देश भाग लेते हैं। जी हाँ, कौन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। यह इसको याद करने का ट्रिक है प्रेब। जी हाँ, प्रेब इसका ट्रिक है। पी से प्रसा, आर से रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। तो आप इसे याद कर लोगे। तो वियना कांग्रेस में कुल 4 देशों ने भाग लिया, जिसका अध्यक्षता कौन किया, तो मेटरनिक ने किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर। जी हाँ, वियना में हुआ, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है, ठीक ना। ये इतना बात समझ में आती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है लुई 18वां वहाँ का शासक बनता है। जी हाँ, वियना कांग्रेस का उद्देश्य पूछेगा तो आप क्या कहिएंगे कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करना और नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेशों को बंटवारा करना और उसके किए गए कार्यों को अस्त व्यस्त करना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ लुई 18वां वहाँ का क्या बन गया, राजा बन गया फ्रांस का। और वह राजा बना कब, लुई 18वां राजा बनने के बाद क्या किया, 2 जून 1814 को क्या किया, एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। जी हाँ, जिसे हम नागरिक संहिता के भी नाम से जानते हैं। अब ये क्या किया, 2 जून 1814 को जारी कर दिया और कहा कि 1848 तक फ्रांस में चलते रहे, किंतु बेचारे के बीच में ही हो गई मृत्यु। कब हो गई, तो भाई 1824 में हो गई इसकी मृत्यु, और ये मर गया और इसकी कोई कानून नहीं रही। तो बताओ, जब ये मर जाएगा तो इसकी कानून चलेगी। तो अब इसका भाई बनता है शासक चार्ल्स दसम। जी हाँ, चार्ल्स दसम क्या बनता है, फ्रांस का शासक बनता है। चार्ल्स दसम फ्रांस का शासक बनता है, जो कि क्या था, एक कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था और निरंकुश शासक था। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इसकी प्रसिद्ध कसम थी, मैं अंग्रेजी शासक की तरह शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। जी हाँ, ये किसके लिए बोला था, तो लुई 18वां जी के लिए बोला था। और मैं आपको बता दूं, यह जो था बुर्बो वंश का अंतिम शासक था। जी हाँ, बुर्बो वंश का अंतिम शासक था। ये लुई 18वां भी था, जो बुर्बो वंश का ही था। जी हाँ, बुर्बो वंश का ही शासक था। कौन, लुई 18वां। तो ये बुर्बो वंश का अंतिम शासक था। ये निरंकुश एवं कट्टर प्रतिक्रियावादी था। यहाँ प्रतिक्रियावादी हम जानते हैं, जो कि विकास नहीं चाहता हो, जो राजतांत्रिक विचारों का समर्थक हो, ठीक ना। तो ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था। इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था, तो पॉल गेनिक को बनाया था। जी हाँ, पॉल गेनिक को बनाया था, जिसने क्या किया, इसने लुई 18वां द्वारा किए गए 2 जून 1814 को जो जारी किया था नागरिक संहिता, उसके स्थान पर ये अभिजात्य वर्ग की स्थापना करता है, जो कि निम्न वर्ग के लोगों को देखना पसंद नहीं करता है। इसे उदारवादियों के बीच कोई सामंजस्य, ये उदारवादियों को नहीं देखना चाहता है, सीधा समझिए। तो इससे जनता क्या हो जाती है, उदारवादियों के बीच असंतोष की भावना बढ़ने लगती है और इसका विरोध करने लगती है। कौन, जनता, किसके, पॉल गेनिक की।
ठीक है। जब ये बात चार्ल्स दसम को पता चलती है तो चार्ल्स दसम कहते हैं कि भाई जनता की इतनी औकात कि मेरे बनाए हुए प्रधानमंत्री पॉलिगेनिक पर विरोध करे, जी हाँ, पॉलिगेनिक पे आवाज उठाए। तो इन्होंने क्या किया, चार्ल्स दसम ने 4 अध्यादेश जारी किया। जी हाँ, 4 अध्यादेश जारी किया। 4 अध्यादेश का क्या मतलब था? अध्यादेश का मतलब होता है कि वैसे नियम या कानून जिसको बिना किसी सुनवाई के लागू किया जा सके उसे अध्यादेश कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इन्होंने 4 अध्यादेश जारी किया जिसमें 4 कानून होंगे, ठीक ना। तो उन्होंने चार्ल्स दसम ने ये जो कानून लाया ये उदारवादियों की गला घोटने का काम किया। जी हाँ, उदारवादियों ने इसे अपने प्रति एक चुनौती समझा और उन्होंने क्या किया, 25 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह आरंभ हो गया। जी हाँ, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो 25 जुलाई 1830 को फ्रांस में गृह आरंभ हो गया और इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। जब ये क्रांति हो गई तो फ्रांस में इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं आपको बता दूं, बुर्बो वंश के राजा का क्या हो गया, शासन का अंत हो गया। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवाद की उदय होने लगी, राष्ट्रवाद की मांग होने लगी, स्वतंत्रता की मांग होने लगी। फिर हुआ यूँ कि उसके बाद जनता द्वारा चुनी गई प्रथम सरकार बनी जो कि आर्लियंस वंश की बनी। किसके वंश? आर्लियंस वंश की बनी, जो कि कौन था? लुई फिलिप था। यहाँ लुई फिलिप जो था ये जनता द्वारा चुनी गई प्रथम सरकार बनी और इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? तो गीजो को बनाया था। जी हाँ, गीजो को बनाया था। तो देखिए जो ये फिलिप था, लुई फिलिप, ये तो था उदारवादी और ये महत्वाकांक्षी भी था। लेकिन गीजो, इसकी सबसे बड़ी गलती हो गई बनाने में, क्योंकि गीजो जो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, ठीक ना। ये भी उच्च वर्गों का ही समर्थक था। लेकिन क्या है, ये महत्वाकांक्षी तो था, लुई फिलिप उदारवादी के साथ साथ महत्वाकांक्षी था, ये भी इसकी गलती है। लेकिन लुई फिलिप जो है ना, इसी के नाम पे एक कंपनी भी बनी हुई है जो कि आप अपने शहर बाजार में देख सकते हैं। लेकिन इसके शासन काल में क्या हुआ, फ्रांस में बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब क्या हो गई, चरम सीमा पर फैल गई। लोगों को खाने का पर्याप्त तक भोजन नहीं था, ठीक ना। तो लुई फिलिप में क्या हो गई, लोग में भुखमरी फैल गई। इसमें विदेश नीति का भी अभाव था। इसके ऊपर से गीजो इसका प्रधानमंत्री प्रतिक्रियावादी था। तो जिससे जनता क्या हो गई, नाराज हो गई, उनमें असंतोष की भावना बढ़ने लगी, वो इसका विरोध करने लगी। और ऐसे ही में 22 फरवरी 1848 को, जी हाँ, 22 फरवरी 1848 को फ्रांस में क्या होता है, थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोजन का आयोजन होता है। जी हाँ, एक विशाल भोजन का आयोजन होता है और वहीं पर सारी जनता एकत्र होकर क्या कर देती है, क्रांति कर देती है, जिसे हम 1848 की क्रांति कहते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की बात तो अब चले गए। अब उसके बाद इतना ही पूछता है कि जुलाई 1848 की क्रांति क्या है। अब उसके बाद आपको यूनान में पूछेगा, तो यूनान में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए यूनान में पूछेगा कि ये यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे यूनान को, क्योंकि आज तक यूनान से ये जो यूनान वाला चैप्टर उससे एक भी सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ठीक ना। जब भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक ना। तो आप 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, बस आपके काम खत्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसने किया कहा जाता है, तो आप बोलोगे यूनान को। किसको कहा जाता है भाई? यूनान को। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूनान जो था वो तुर्की साम्राज्य के क्या था, अधीन था। यानी तुर्की के जो लोग थे, मतलब तुर्की इस पे शासन कर रखा था, ठीक ना। अब यूनान के लोग इनसे स्वतंत्र होना चाहते थे। तो यूनान के लोग ने इसीलिए इन्होंने हितेरिया फ्लाइक नामक संस्था स्थापित की थी। हितेरिया फ्लाइक, जी हाँ, हितेरिया फ्लाइक नामक संस्था स्थापित की थी। कहाँ? ओडेसा नामक नगर में, ठीक ना। ओडेसा नामक नगर में हितेरिया फ्लाइक नामक संस्था की स्थापना की थी। किसने? यूनान ने की थी, ठीक ना। यहाँ पर ये जो था राष्ट्रीय जन आंदोलन का ये केंद्र था, ठीक ना। अब देखिए हुआ क्यों, यूनान में जब ये क्रांति हो रही थी, यूनान के जब लोग ये इसका विरोध कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अलेक्जेंडर चिप्स ग्लांटी, अलेक्जेंडर चिप्स ग्लांटी। जी हाँ, अलेक्जेंडर चिप्स ग्लांटी इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, मतलब इसकी वहाँ की क्रांति का नेतृत्व करते हैं, ठीक ना। यूनान में जो क्रांति चल रही थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अलेक्जेंडर चिप्स ग्लांटी। अब उसके बाद क्या होता है, 1829 में क्या होती है, एड्रियानोपुल की संधि होती है। एड्रियानोपुल की संधि होती है जिसमें तुर्की का नाम मात्र शासन कहाँ रहता है, यूनान में रह पाता है। और 1832 में क्या होती है, फिर से एक संधि होती है, कुस्तुनिया की संधि, जिससे यूनान पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है, ठीक ना। और वहाँ के शासक
कौन बना दिया जाता है, बवेरिया का शासक ओटो। यूनान का राजा कौन बनता है, तो बवेरिया का शासक ओटो वहाँ का राजा बना दिया जाता है। ठीक ना, अब इतना ही पढ़ना है। फिर 2-4 क्वेश्चन उधर से पूछेंगे, जैसे हंगरी की राजधानी क्या बोलोगे, तो बुडापेस्ट बोलोगे। हंगरी में जो प्रतिनिधि सभा थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था डाइट। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। हंगरी की जो क्रांति थी उसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो फ्रांसीसी डिक और कॉशुट कर रहे थे। ठीक ना, यही पूछेंगे। बोहेमिया किसके अंतर्गत था, तो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत था। ठीक ना, यही सब क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछेगा, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तत्काल ये क्विक रिवीजन था। ठीक ना, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इटली के एकीकरण के बारे में जानेंगे। इटली का एकीकरण। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इटली के एकीकरण के बारे में जानने से पहले हम ये बता दो कि इटली का एकीकरण जो हुआ था वो 2 चरण में हुआ था। जी हाँ, इटली का प्रथम चरण, एक था प्रथम चरण और एक था द्वितीय चरण। कौन था, एक था द्वितीय चरण। ठीक ना, और मैं आपको बता दूं प्रथम चरण में कौन थे, तो मेजनी थे। कौन थे, मेजनी थे। और दूसरे चरण में कौन थे, तो दूसरे चरण में विक्टर इमैनुअल, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी। जी हाँ, गैरीबाल्डी। जी हाँ, अगर इटली के एकीकरण में ये लोग ना होते तो इटली का एकीकरण कर पाना असंभव था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इटली के एकीकरण में प्रमुख नायक कौन थे, तो आप इन चारों का नाम लोगे कि नहीं, एक का नहीं, क्योंकि इन चारों ने मिलकर इटली का एकीकरण किया। ठीक है, अब इटली के एकीकरण करने में क्या समस्या आ रही होगी, तभी तो इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा होगा। तो इटली के एकीकरण में समस्या क्या थी, आइए इन बातों को जानते हैं। तो सबसे पहले इटली के एकीकरण की पहली समस्या थी कि यहाँ इटली के एकीकरण में पहली समस्या थी कि इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। यहाँ इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था, इसका दूसरा कारण था कि इसमें जो था चार्ल्स स्बर्ट। जी हाँ, इटली जो है, मान लीजिए इटली कुछ ऐसा है। ठीक है, इटली का नक्शा ऐसा है। अब इसके ऊपर जो है एक राज्य आता है, इसका नाम है सार्डिनिया पिडमाउंट। ठीक ना, सार्डिनिया पिडमाउंट। तो यहाँ का एक राजा है जिसका नाम है चार्ल्स एल्बर्ट। जी हाँ, चार्ल्स एल्बर्ट। क्या नाम है, चार्ल्स एल्बर्ट। यहाँ का राजा था चार्ल्स एल्बर्ट। वो क्या कहता था कि मैं चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। तीसरा कारण था कि रोम, इटली के जो एक बीच में, पूरे इटली के पूरे बीच में जो पड़ता है वो पड़ता है रोम। तो रोम का शासक पोप, यहाँ रोम का शासक पोप, यह पोप किसे कहा जाता है, तो रोम के जो शासक थे पोप, ये ईसाई धर्म गुरुओं को कहा जाता है। यहाँ ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं उसी को कहा जाता है ईसाई धर्मगुरु। ठीक ना, तो ये रोम का शासक पोप धर्म के आधार पर एकीकरण करना चाहता है। यहाँ धर्म के आधार पर एकीकरण करना चाहता था, धर्म के आधार पर एकीकरण करना चाहता था। मैंने बताया कि रोम का शासक पोप कौन, पोप, रोम का शासक पोप, वह ईसाई धर्मगुरु को कहा जाता है। वह धर्म के आधार पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। जब चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था और पोप जो कि धर्म के आधार पर एकीकरण करना चाहता था इटली का, तो दोनों में क्या हो गई, टकराव हो गई, जिस कारण इटली का एकीकरण कर पाना मुश्किल हो रहा था। ठीक ना, और चौथा कारण था राष्ट्रवाद भावना का अभाव। जी हाँ, चौथा सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रवाद भावना का अभाव। और पांचवा कारण था ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप।
ठीक ना। तो इटली के एकीकरण में मुख्यतः 5 क्या थी समस्याएं थी कि सबसे पहले इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। चार्ल्स एडवर्ड अपने नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। रोम का शासक पोप धर्म के आधार पर इटली का एकीकरण करना चाहता था, इसीलिए दोनों के बीच टकराव पैदा हो गई, जिससे इटली का एकीकरण कर पाना असंभव हो रहा था। ठीक ना। अब राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लोगों में जब राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं रहेगी तो इटली का एकीकरण कर पाना क्या है, मुश्किल है। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, जी हाँ, उस समय ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल था, तो यह किसी भी राज्य को एकीकृत करने से मना करता था। इटली का एकीकरण यानी किसी भी राज्य को एकीकरण नहीं होने देता था। अब जानते हैं इटली का एकीकरण कैसे कैसे। उनका प्रथम चरण जानते हैं। इटली के एकीकरण का इटली के एकीकरण का प्रथम चरण के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो जी हाँ, प्रथम चरण में कौन था, मेजनी था। जी हाँ, कौन था भाई, मेजनी। अब देखिए मेजनी के बारे में जान, एक साहित्यकार वह योग्य सेनापति था। यह क्या था, योग्य सेनापति था। मेजनी एक साहित्यकार व योग्य सेनापति था। दूसरा, अब मैं आपको बता दूं, यह इटली का एकीकरण करना चाहता था। मेजनी एक साहित्यकार व योग्य सेनापति था। और दूसरा क्या था, यह जो था इटली के अब देखिए दूसरा क्या था, दूसरा यह था कि यह जो था यह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। किसका, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें व्यवहारिक गुण कम और आदर्शवादी गुण ज्यादा थे। जी हाँ, इसमें व्यवहारिक गुण कम और आदर्शवादी गुण ज्यादा थे। ठीक है ना, इसमें व्यवहारिक गुण कम और आदर्शवादी गुण ज्यादा थे। चौथा, यह जानते हैं कि यह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, तो इसने क्या किया, इटली में एक दल था, एक पार्टी थी। जी हाँ, एक पार्टी थी इटली के राष्ट्रवादियों की गुप्त दल, राष्ट्रवादियों का गुप्त दल कार्बोनरी। जी हाँ, कार्बोनरी। जी हाँ, ये इटली के राष्ट्रवादियों का गुप्त दल कार्बोनरी की सदस्यता प्राप्त करता है। जी हाँ, सदस्यता प्राप्त करता है। जी हाँ, इटली में एक राष्ट्रवादियों की गुप्त दल थी कार्बोनरी, जो कि वहाँ के जो उसमें सदस्यता करता था वह राष्ट्रवादी लोग ही करते थे। जी हाँ, ये कार्बोनरी कैसी संस्था थी, तो यह एक गुप्त संस्था थी जो इटली की एकीकरण में सहायक थी। और मैं आपको बता दूं, यह सीधा छापामार युद्ध करती थी। जी हाँ, छापामार युद्ध करती थी। और इसके बारे में एक चीज और बता दूं जो कि आपके बुक में नहीं रहता है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इसकी जो स्थापना हुई 1810 ईस्वी में हुई। कब हुई, तो 1810 ईस्वी में हुई। जी हाँ, उसकी सदस्यता ये प्राप्त कर लिया। और पांचवा, इसके बारे में पांचवा पॉइंट क्या बनता है, तो इसने इटली के एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए 1831 में
यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना करता है। यंग यूरोप की 1834 में स्थापना करता है। जी हाँ, इसके 5 पॉइंट को हम जान लिए। छठा पॉइंट लिखेंगे कि यह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा दुश्मन, इटली के एकीकरण का दुश्मन, इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा रुकावट, सबसे बड़ा रुकावट ऑस्ट्रिया को मानता था। किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। जी हाँ, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा रुकावट ऑस्ट्रिया को मानता था। यह कहता था कि बिना ऑस्ट्रिया के रहते हुए इटली का एकीकरण कर पाना असंभव है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, इसके बहुत पॉइंट बनेंगे चाहे तो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेजनी के गुणों के बारे में लिखें या मेजनी की व्याख्या करें, तो आप इसे पॉइंट वाइज अगर ऐसे लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक ना। तो मैं कुछ बातें बता देता हूं जो कि आपके लिए आगे भी क्या होंगे, सहायक होंगे। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इससे, मेजनी से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक ना। इसलिए मैंने मेजनी के बारे में कुछ बता दिया। और देखिए, मेजनी जो था यह कुछ ज्यादा ही उग्र राष्ट्रवादी था। ठीक ना। ये इटली का एकीकरण भी करता है। कब करता है? 1815 में, 1831 में करता है। इटली का एकीकरण करना चाहता है लेकिन नहीं हो पाता है। जी हाँ, जिस कारण इसे असफलता प्राप्त हो जाती है और इसे पलायन करना पड़ता है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, यह जो उग्र राष्ट्रवादी होने के कारण इसे इंग्लैंड भी निर्वासित होना पड़ा था। कहाँ होना पड़ा था? इंग्लैंड निर्वासित होना पड़ा था। लेकिन यह इंग्लैंड में रहकर भी इटली के एकीकरण की स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करते रहा। जी हाँ, कौन? मेजनी। तो इसे मेजनी को इटली के एकीकरण का प्रथम चरण में ये मेजनी आ जाता है। तो इसके चरण में, प्रथम चरण में तो इटली का एकीकरण नहीं हो पाता है। अब द्वितीय चरण में जाएंगे। अब देखिए, द्वितीय चरण इटली का एकीकरण इटली का एकीकरण, जिसमें हम किसके बारे में जानेंगे? द्वितीय चरण। यहाँ इसमें सबसे पहले कौन आए थे? विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर और कौन था? और हमारा था गैरीबाल्डी। यहाँ इटली के एकीकरण में द्वितीय चरण में यह 3 व्यक्ति प्रमुख थे। ठीक ना। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जानते हैं विक्टर इमैनुअल के बारे में। तो जैसा कि मैं बताया कि भाई मान लो यह इटली है। क्या है? यह इटली है। तो यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम था सार्नियापडोन। तो प्रथम चरण में तो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, लेकिन अब द्वितीय चरण में विक्टर इमैनुअल कहाँ? वहाँ का राजा बन जाता है। कहाँ का? सार्डिनिया पिरमाउंट का। जी हाँ, सार्डिनिया पिरमाउंट का राजा बन जाता है। कौन? विक्टर इमैनुअल। अब विक्टर इमैनुअल खुद कैसा व्यक्ति था? तो विक्टर इमैनुअल खुद राष्ट्रवादी व्यक्ति था। यहाँ विक्टर इमैनुअल खुद राष्ट्रवादी व्यक्ति था। इसने इटली के एकीकरण के महत्व को समझते हुए अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो आपका जवाब आएगा काउंट काबूर। जी हाँ, इटली के एकीकरण के लिए इसने काउंट काबूर को अपना क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। अब देखिए, काउंट काबूर जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ था। अब काउंट काबूर के बारे में पढ़ते हैं। काउंट काबूर एक
सफल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि काउंट काबुल भी इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा रुकावट यानी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। सबसे बड़ा रुकावट ये काबुल की है, ठीक ना, काबुल के बारे में सबसे बड़ा रुकावट ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया को मानता था कौन? काउंट काबुल इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा रुकावट ऑस्ट्रिया को मानता था। अब इस बात को ये समझ गया कि इटली का एकीकरण करना है तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया को रास्ता से हटाना पड़ेगा। जी हाँ, ऑस्ट्रिया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया 1853 एवं 54 में एक युद्ध चल रहा था। जी हाँ, क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध चलता है। किस चीज का? तो क्रीमिया का युद्ध चलता है। क्रीमिया का युद्ध हुआ किसके किसके बीच? फ्रांस व ऑस्ट्रिया के बीच। फ्रांस व ऑस्ट्रिया के बीच। यह 1853 और 54 में एक युद्ध हुआ जो कि किसके बीच हुआ? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। यह क्या किया? यह फ्रांस की ओर से लड़ने लगा। यह 1853 में 54 में एक युद्ध हुआ क्रीमिया का, जिसमें दो देश लड़ रहे थे, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। इसमें सार्निया पिडमाउंट जाके मिल गया। इसने क्या किया? फ्रांस की सहायता की। जहाँ फ्रांस की सहायता की, इसने अपनी सारी सेना को फ्रांस की ओर से लड़ने के लिए भेज दिया। अब फ्रांस सोच रहा था मैंने तो इसको बुलाया नहीं, लेकिन आ गया। जी हाँ, तो दोस्तों काउंट काबुल बिना किसी शर्त के, बिना किसी बुलाए हुए सीधा भेज दिया। वह जानता था क्योंकि वह एक पहले से ही प्लानिंग कर रखा था। जी हाँ, अगर मान लो कि आप ही सब लड़ रहे हो, मान लो दो दोस्त लड़ रहे हैं। अगर दो दोस्त में दो दोस्त लड़ रहे हैं और कोई दोस्त मान लो उसके तरफ से कोई आ जाता है और वो बुलाता भी नहीं है, तो उसे क्या आ जाती है? वो कहता है हाँ मेरे लिए कोई आया नहीं, उसे अच्छा लगता है। भले ही यहाँ पे सार्निया पिडमाउंट छोटा राज्य था, लेकिन उसकी सहायता करते हैं। तो लेकिन जिस समय लड़ाई होता है उसमें छोटा ही सही, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि मेरे लिए लड़ रहा है कि नहीं। तो उस समय यहाँ फ्रांस की ओर से लड़ता है कौन? सार्निया पिडमाउंट। यह किसकी प्लानिंग थी? तो काबुल की प्लानिंग थी, ठीक ना। तो सार्निया पिडमाउंट क्या करता है? इस युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में ये भी शामिल हो जाता है। अब सब शामिल होगा तो जब मैंने क्या बताया, युद्ध के बाद हमेशा समझौता होता है। तो यहाँ एक समझौता होता है, यानी पेरिस के शांति सम्मेलन बैठक होती है। जी हाँ, पेरिस में एक शांति सम्मेलन की बैठक होती है, जिसमें किसको बुलाया जाता है? जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया व सार्निया को भी बुलाया गया। सार्निया को शांति सम्मेलन में बुलाया गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि युद्ध हुआ 1853 और 54 में, क्रीमिया का युद्ध। तो उस युद्ध के बाद एक समझौता हुआ। कहाँ हुआ? पेरिस में, जो कि शांति सम्मेलन हुआ, ठीक है। पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 3 देशों को बुलाया गया। इसमें राज्य था, ये देश नहीं था सार्निया। यह इटली के लिए भले ही गया, लेकिन ये इटली का राज्य था, ठीक ना, सार्निया पिडमाउंट। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया तो लड़ रहा था, ये हम मानते हैं, लेकिन सार्निया पिडमाउंट को भी बुलाया गया क्योंकि ये बाद में जाके फ्रांस की ओर से लड़ने लगा था। अब जब ये मीटिंग हुई फ्रांस में, पेरिस में, तो इसमें सार्निया पिडमाउंट की इज्जत यानी महत्ता बहुत हद तक बढ़ गई, क्योंकि यहाँ दो बड़े महाशक्ति देशों के बीच आप बैठ रहे हो। मान लो अगर आप किसी 2 विधायक हैं, ठीक ना, 2 विधायक है और उसके बीच में कोई मुखिया भी उसके सामने बराबरी में बैठा हुआ है, तो उस मुखिया की इज्जत यानी और अपर लेवल की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच सार्निया बैठता है, तो इसकी भी महत्ता कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक ना, इसकी महत्ता भी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो काउंट काबुल की यही प्लानिंग थी, ठीक ना। अब इसने क्या किया? पेरिस के शांति सम्मेलन में इसने इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप का विरोध किया। या पेरिस की जो शांति सम्मेलन होती है उसमें सार्निया पिडमाउंट ने आवाज़ उठाया
कि ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप का विरोध किया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप का विरोध किया। जी हाँ, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप का विरोध किया किसने? काबूल ने। कहाँ? पेरिस के शांति सम्मेलन में। कि इटली के एकीकरण में यह क्या करता है? टांग अड़ाता है, यानी हस्तक्षेप करता है। ठीक ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हुआ क्या, जब ही ऐसे इसने सम्मेलन में ऐसी बात कही कि यह इटली के एकीकरण में हस्तक्षेप करता है, तो फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय और काउंट काबूर में एक संधि होती है। जी हाँ, नेपोलियन तृतीय और काउंट काबूर में संधि होती है। क्या संधि होती है? कि नेपोलियन तृतीय कहता है कि अगर आज के बाद सार्डिनिया पिडमाउंट पे कोई आक्रमण करेगा तो फ्रांस अपनी ओर से सेना भेजेगा। यहाँ अगर सार्डिनिया पिडमाउंट पे कोई अगर क्या करता है, सेना भेजता है, फ्रांस सार्डिनिया पिडमाउंट पे कोई अगर आक्रमण करता है तो फ्रांस अपनी सेना भेजेगा। ठीक ना, ये आप जान गए। तो इसमें इसका क्या हुआ, सार्डिनिया पिडमाउंट को एक बड़ी महाशक्ति का क्या मिल गया? साथ मिल गया। अब ऐसे में इटली का एकीकरण कर पाना बहुत ही संभव था। ठीक ना, बड़ा आसान था, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इटली के एकीकरण में बाधक आ रहा था ऑस्ट्रिया, इसको वह रास्ते से हटा भी सकता था, क्योंकि उसे एक शक्ति की हाथ लग गई थी। जी हाँ, उसे एक महाशक्ति के साथ मिल गया था। ठीक ना। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेपोलियन तृतीय ने संधि तो कर लिया, लेकिन इस संधि के बदले काबूल ने दक्षिणी इटली के दो छोटे राज्य नीस और सेवाय किसको दे दिया? फ्रांस को दे दिया। जी हाँ, काबूल ने दक्षिणी इटली के दो छोटे राज्य, यानी दो राज्य नीस और सेवाय। जी हाँ, ये है इटली का, मान लो ये मैप है, ऊपर में सार्डिनिया पिडमाउंट, यहाँ पर है नीस और यहाँ पर है सेवाय। ठीक ना। तो ये दो राज्य किसको दे दिया? फ्रांस को दे दिया। इसको दो राज्य गंवाने पड़े। अब देखिए, काबूल ने सोचा कि मान लो हमने दो भले ही राज्य फ्रांस को दे दिया, लेकिन ये बाकी सब उत्तरी इटली और मध्य इटली का एकीकरण तो हम कर लेंगे, है कि नहीं? इसने पहले ही दिमाग लगा रखा था। तो अब काबूल क्या करता है, 1859 और 60 में, ठीक ना, 1859 और 60 में, 1859 और 60 में, जी हाँ दोस्तों, ये मान लो क्या है, इटली है, और यहीं पर ऑस्ट्रिया भी है। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया भी है। अब इटली और ऑस्ट्रिया के बीच एक क्या होता है, सीमा को लेकर विवाद उठ जाता है, विवाद हो जाता है। जी हाँ, यहाँ पर इटली का सीमा और यहाँ पर ऑस्ट्रिया का सीमा। अब 1859-60 में ये क्या करता है, ऑस्ट्रिया और इटली में विवाद उठ जाता है सीमा को लेकर। अब क्या होता है, अब तो लड़ाई होगी ही होगी, बताओ हाँ या ना, अब तो लड़ाई होगी। तो अब लड़ाई करता है सार्डिनिया पिडमाउंट, अब लड़ाई ऑस्ट्रिया से करता है, और लड़ाई करने में फ्रांस अपनी सेना भी भेजता है। तो ये क्या करता है, सार्डिनिया पिडमाउंट यहाँ जीत जाता है। सार्डिनिया यहाँ पर क्या करता है, जीत जाता है, और ऑस्ट्रिया की एक बड़े क्षेत्र, ऑस्ट्रिया का एक बड़ा क्षेत्र है, मान लो ये है, ठीक ना, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र था ऑस्ट्रिया का, जिसका नाम था लोम्बार्डी। क्या नाम था, लोम्बार्डी, जिस पर किसका अधिकार हो जाता है, सार्डिनिया का अधिकार हो जाता है। यहाँ ये ऑस्ट्रिया को हराया भी, और सार्डिनिया पिडमाउंट पर भी अधिकार कर लिया। ठीक ना, अब यह झंझट से मुक्त था, क्योंकि ऑस्ट्रिया अब कुछ नहीं कर पाता। अब ये क्या करता है, 1860 और 61 तक, 1860-61 तक यह इटली के रोम, वेनेसिया और
दक्षिणी इटली को छोड़कर, दक्षिणी इटली को छोड़कर सभी राज्यों को का एकीकरण कर लिया। यहाँ सभी राज्यों का एकीकरण कर लिया। ये रोम, वेनेसिया और दक्षिणी इटली को छोड़कर सभी राज्यों का क्या कर लिया? एकीकरण कर लिया। अब क्या हुआ? इटली के एकीकरण में इसने बहुत हद तक कितने राज्यों का, सभी राज्यों का लगभग क्या कर लिया? एकीकरण कर लिया, कुछ राज्यों को छोड़कर। अब कुछ राज्य जो बचे वह गैरिबाल्डी के शासनकाल में हुआ। आइए इसके बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, अब आती है गैरिबाल्डी की बारी। गैरिबाल्डी, तो मैं आपको बता दूं, गैरिबाल्डी जो था, गैरिबाल्डी को बताया नहीं, मेजनी को इटली के एकीकरण का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है, ठीक ना। और गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? तरवार कहा जाता है, ठीक ना। यह पेशे से क्या था? तो यह पेशे से एक नाविक था। क्या था? एक पेशे से एक नाविक था। इसने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती नामक संगठन का निर्माण किया था। इसने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती नामक संगठन का निर्माण किया था। यहाँ यह सशस्त्र सेना द्वारा इटली का एकीकरण किया, ठीक ना। ये सशस्त्र सेना द्वारा इटली का एकीकरण किया। जी हाँ, यह प्रारंभ में मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन बाद में काबुल के संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक हो गया। जी हाँ, प्रारंभ में यह मेजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन आगे चलकर यह काबुल के संवैधानिक राजतंत्र के विचारों का समर्थक बन गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इसने क्या किया? रोम पर आक्रमण किया। जी हाँ, इसने इटली के एकीकरण में रोम पर आक्रमण किया, लेकिन रोम में पोप का शासन था, ईसाई धर्मगुरुओं का शासन था। इसलिए काबुल ने क्या किया? अपनी सेना भेज दी रोम की रक्षा के लिए। इसलिए रोम पर इसका आक्रमण क्या हो गया? विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया। लेकिन यह रोम को छोड़ दिया। अब ये आगे चलकर दक्षिणी इटली के सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। जी हाँ, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। कब? 1821 में। यह 1821 में सिसिली और नेपल्स में आक्रमण किया। कौन? गैरिबाल्डी ने। तो सिसिली और नेपल्स में वहां का शासक कौन था? फर्डिनेंट था, बुर्बो वंश का शासक, ठीक ना। तो वहां की जनता जो थी वह बुर्बो वंश के शासन से तंग आ गई थी, फर्डिनेंट के शासन से तंग आ गई थी। तो जैसे ही गैरिबाल्डी ने वहां क्या किया? आक्रमण किया, तो जनता ने भी गैरिबाल्डी की ही साथ दी, और इस कारण सिसिली और नेपल्स पर क्या हो जाती है? जीत हो जाती है गैरिबाल्डी की, ठीक ना। अब देखिए, अब हुआ क्या? ऐसी तरीके से उसने दक्षिणी इटली के कई ऐसे राज्यों को जीतकर, दक्षिणी इटली के सभी राज्यों को जीतकर एकीकरण कर लिया। जी हाँ, दक्षिणी इटली का एकीकरण कर लिया। अब सभी राज्यों को, जितने भी जीते गए राज्यों को, उसने किसको सौंप दिया? विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। जी हाँ, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया।
जी हाँ, विक्टर इमैनुअल ने कहा कि आप जितने भी राज्य जीते हैं, यह तो उत्तरी और मध्य का तो राजा था ही विक्टर इमैनुअल। इसने कहा विक्टर इमैनुअल ने कि आप जितने भी राज्यों को जीते हैं आप वहाँ का राजा बन जाइए। लेकिन गैरिबाल्डी ने सख्त मना कर दिया, कहें कि नहीं, ये आप सभी राज्यों को लीजिए और आप अपना शासन कार्यभार संभालिए, ठीक ना। तो इसने सभी राज्यों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और खुद एक किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। तो जैसा कि दोस्तों गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली का एकीकरण कर दिया और 1870-71 में किसका एकीकरण हो जाता है, इटली का एकीकरण हो जाता है। लेकिन 1862 में काउंट काबूल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और काउंट काबूल इटली का एकीकरण नहीं देख पाता, ठीक ना। और इस तरीके से इटली का एकीकरण हो जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण का। जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले जर्मनी में एक राज्य था जिसका नाम था प्रसा। प्रसा बहुत ही शक्तिशाली राज्य था जर्मनी का, और इसका भी एकीकरण नहीं हुआ था, ये जर्मनी से अलग था। अब प्रसा का ही शासक था कौन, विलियम प्रथम प्रशासक का शासक था। अब देखिए विलियम प्रथम वहां का शासक तो बन गया। अब इसने क्या किया, ये जर्मन के जितने भी राज्यों में यह राष्ट्रवाद के भावना को फैलाता था, लेकिन ये जानता था कि जर्मनी का एकीकरण कर पाना असंभव है अकेले। तो इसने क्या किया, बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। यह चांसलर नियुक्त किया। मैं आपको इससे पहले ये बता देता हूँ कि जर्मनी के एकीकरण में समस्याएं किस बात की आ रही थी, कि वो है एकीकरण क्यों नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाग था, 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा था। दूसरा, प्रोटोस्टेंट धर्म की संख्या ज्यादा थी। तीसरा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और चौथा, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रिया का लगभग पूरे यूरोप पे क्या था, आधिपत्य था, ठीक ना। और वह एकीकरण किसी भी देश को आगे देखना नहीं चाहता था। और वहाँ का चांसलर था मेटरनिख, जो कि प्रतिक्रियावादी था, विकास नहीं चाहता था। तो ये कुछ समस्याएं थी। और प्रोटोस्टेंट धर्मों की जर्मनी में क्या थी, संख्या ज्यादा थी और कैथोलिक की कम थी, जिसमें धर्म के बीच क्या हो रहा था, टकराव हो रहा था, और इस कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। अब आगे जानते हैं कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिस्मार्क वहां का क्या बनता है, चांसलर बनता है। कौन बनाया, प्रसा ने बनाया। और बिस्मार्क जो होता है वह हीगल के विचारों से प्रभावित था। हीगल के विचारों से क्या था, प्रभावित था। हीगल कहाँ का था, जर्मन का था, और यह एक प्रमुख दार्शनिक था, प्रमुख विचारक था। इसने क्या किया, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद दिया। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद किसने दिया, किसने दिया, तो आप बताओगे कि इसने हीगल ने दिया। जी हाँ, हीगल ने दिया ऐतिहासिक द्वंद्ववाद। ये जो थे ये बहुत ही अच्छे विचारक थे, बहुत ही पावरफुल विचारक थे हीगल। इसी के विचारों से बिस्मार्क क्या था, प्रभावित था। बिस्मार्क जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ था, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सफल, मतलब कहने का मतलब बहुत ही चालाक व्यक्ति था, ठीक ना। यह क्या करता है, यह इटली के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता है। ये कहता है कि भाई इटली का एकीकरण बिना सेना के हो ही नहीं सकता। तो ये क्या करता है, इटली का एकीकरण करता है, लेकिन इसने क्या किया, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। रक्त और लौह की नीति इसने चालू किया। यह रक्त और लौह की नीति इसने चालू किया, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सैनिकों की भर्ती हो और सैनिकों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण हो पाना संभव है। अब ऐसा इसने कर दिया बिस्मार्क ने, ठीक ना। अब आगे क्या करता है, ये लगातार 3 युद्ध लड़ता है जर्मनी, बिस्मार्क। जी हाँ, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए। पहला युद्ध लड़ता है डेनमार्क से, दूसरा ऑस्ट्रिया से, और तीसरा फ्रांस से।
जी हाँ, तीसरा फ्रांस से। ये कब लड़ता है? 1864, और ये लड़ता है 1866, और ये लड़ता है आपको 1870। जी हाँ, 1864, 1866 और 1870। 1864 में डेनमार्क से इसलिए ये युद्ध लड़ता है क्योंकि डेनमार्क में दो शहर थे, एक था स्लेस्विग और एक था होलस्टीन। जी हाँ, ये डेनमार्क के दो बड़े नगर थे और ये दोनों बड़े नगर में जर्मनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये क्या करता है, 1864 में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर इस दोनों पर आक्रमण करता है और ये दोनों पर आक्रमण करके जीत भी जाता है। तो स्लेस्विग हो जाता है प्रसा का, लेकिन होलस्टीन हो जाता है ऑस्ट्रिया का। जी हाँ, अब ये कहता है बिस्मार्क कि नहीं, वो भी मेरा होता, वो भी मैं ही जीतता। अब इसीलिए इसमें 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ता है और 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध लड़ता है, जिसमें फ्रांस बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। और फिर 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। जी हाँ, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। और इस तरीके से आपके पाठ का चैप्टर ये यूरोप में राष्ट्रवाद बड़े ही अच्छे से खत्म हो गया। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये पार्ट खत्म हो गया तो इससे जितने भी MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिया जाए, तो आप कमेंट में जरूर बोलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल के लिए बाय।